हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बीहाइव के चैप्टर सेकंड के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूज़िक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ़िलहाल हम आज पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें जो टॉपिक है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान एक बहुत फेमस नाम है। क्यों फेमस है, स्टोरी के साथ साथ हम इस बात को खुद ही जान जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी हिस्ट्री में भी। बिफोर यू रीड को पढ़ते हैं, डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग लोग हैं और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो हैं ये, और यही हैं बिस्मिल्लाह खान। तो इनकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई। शहनाई एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट लेकर ये बैठे हुए हैं, इसे ही शहनाई कहते हैं, राइट। तो हमसे कहा जा रहा है थिंक ऑफ द शहनाई। शहनाई के बारे में सोचिए। द फर्स्ट थिंग यू प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग। तो पहली चीज़ जो शायद आपके दिमाग में आएगी वो आएगी वेडिंग, क्योंकि जनरली शादियों में ये शहनाई बजाई जाती है। अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन, यह शादी जैसे किसी शुभ अवसर की आपको याद आएगी, क्योंकि ऐसे ही किसी शुभ अवसर पे शहनाई को बजाया जाता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और ये भी बात उतनी ही ज़्यादा जायज़ है कि शहनाई का नाम सुनते ही या तो आपको शादी या कोई शुभ अवसर, कोई पर्टिकुलर ओकेजन जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, वो याद आ जाएगा। अगर वो याद नहीं आता तो आपको बिस्मिल्लाह खान याद आ जाएंगे, क्योंकि शहनाई से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं बिस्मिल्लाह खान। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब राज था औरंगज़ेब का। आपने औरंगज़ेब का नाम ज़रूर सुना होगा। तो एम्परर औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। तो औरंगज़ेब के टाइम पर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था, जिसका नाम होता था पुंगी। तो औरंगज़ेब को उसकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बहुत बेकार सी अनप्लेजेंट आवाज़ होती थी, इसलिए उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था। इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। तो क्यों बैन कर दिया था? रॉयल रेसिडेंट में, मतलब राजघराने में, पुंगी को प्ले नहीं किया जाएगा, उसे बैन कर दिया गया था। रीज़न बीइंग कि उसकी आवाज़ बहुत तीखी और बहुत ही अनप्लेजेंट, बेकार सी होती थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अच्छा, पुंगी तो एक इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन पुंगी का नाम एक जेनेरिक नेम के जगह पर रख दिया गया या तरह यूज़ किया गया, जैसे कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो हवा से, जो मुंह में डाल के एयर के थ्रू बजाए जाने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट होते थे, जैसे कि बांसुरी हो गया या और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट को पुंगी की कैटेगरी में ही डाल दिया गया और इस हिसाब से उन सबको भी बैन कर दिया गया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों को लगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये रिवाइव हो जाएगा। रिवाइव का मतलब यहाँ पर है कि दोबारा से जीवित हो जाना या ब्रॉट बैक टू लाइफ, है ना। तो अगर मैं रिवाइव का मतलब बोलूँ तो मैं कह सकती हूँ ब्रॉट बैक टू लाइफ, यानी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब दोबारा से इन इंस्ट्रूमेंट्स को, पुंगी और उसके पूरे जो भी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको दोबारा से एक इम्पॉर्टेंस मिलेगी और वापस से उन्हें बैन से हटा के नॉर्मल कर दिया जाएगा। अ बार्बर of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi। तो एक बार्बर यानी कि नाई, जो कि बाल काटने वाले होते हैं। तो एक नाई जो कि एक म्यूजिशियंस के परिवार से बिलोंग करता था, उसने सोचा कि पुंगी की आवाज़ इतनी ख़राब होती है, अगर किसी भी तरह से इसकी आवाज़ को थोड़ा सा बेटर बना दिया जाए तो हो सकता है कि पुंगी को दोबारा से अलाउ कर दिया जाए, इसके ऊपर से बैन हटा दिया जाएगा। ही चोज़ अ पाइप। तो उसने एक पाइप उठाया विद द नेचुरल हॉलो स्टेम, और एक ऐसा पाइप जो हॉलो यानी कि अंदर से खाली था, खोखला एक स्टेम वाला
पाइप लिया दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो कि लंबा था और चौड़ा था। पुंगी के मुताबिक वो लंबा और चौड़ा दोनों था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने क्या किया कि जो पाइप की बॉडी है उस पर 7 होल बना दिए। वेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तो इसके होल्स को कभी बंद करता था किसी होल को, कभी किसी होल को ओपन करता था अपनी उंगलियों से। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, तो उससे क्या हुआ कि बहुत अच्छी सॉफ्ट और बहुत ही सुरीली आवाज़ निकली, यानी पुंगी जैसी अनप्लेजेंट साउंड नहीं निकलती है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, तो वो राजा के महल में जाता है और वहाँ पर उसे प्ले करके दिखाता है और हर कोई इम्प्रेस हो जाता है, हर किसी को वो साउंड अच्छी लगती है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, तो अब सब ने सोचा कि ये पुंगी तो है नहीं, ये कुछ अलग है, तो इसको कुछ दूसरा नाम दे देना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, तो कहानी ऐसी हुई कि ये जो स्टोरी आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे पहली बार राजा के महल में प्ले किया गया था, यानी कि शाह के महल में इसे प्ले किया गया था, शाह के चैम्बर में, राजा के कमरे में ही, तो शाह के चैम्बर में प्ले किया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय नाई, और इसे बजाया किसने था, एक नाई ने बजाया था, जिसे हम बार कह सकते हैं। सो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो शाह और नाई को मिला के शहनाई बना दिया गया और इसका नाम तब से शहनाई पड़ गया। ध्यान से देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है पुंगी, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये है शहनाई। ये थोड़ा सा पुंगी से डिफरेंट है, और इस तरीके से पुंगी के जैसे सभी इंस्ट्रूमेंट पे जो बैन लगा था उसे हटाया गया और शहनाई ने जो है अपनी एक स्पेशल जगह क्रिएट करी। द साउंड ऑफ शहनाई बिगैन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, और ये कहा गया कि शहनाई की जो आवाज़ है वो ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस यानी कि समथिंग विच प्रॉमिस फॉर द गुड फॉर्च्यून, मतलब कि ऑस्पिशियस एक ऐसी चीज़ होती है जो इस बात का वादा करती है कि आने वाले समय में अच्छा वक्त आएगा। तो हमेशा शहनाई इसलिए शादी के टाइम बजाई जाती है कि क्योंकि ये शादी अच्छी प्रूव होगी आगे चल के, है ना। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसीलिए इंडिस्पेंसिबल मतलब कि अलग नहीं किया जा सकता, इसको जो है अलग नहीं किया जा सकता किसी भी शादी के फंक्शन से, और साथ ही शहनाई को मंदिरों में भी बजाया जाता है क्योंकि ये जो है गुड फॉर्च्यून, अच्छी फॉर्च्यून्स को, अच्छी किस्मत को लाने का भरोसा दिलाती है। शहनाई की आवाज़ हमेशा पवित्र और अच्छी मानी जाती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नाबी, द ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। ensemble का मतलब होता है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नौबी एक तरीके से उर्दू वर्ड है। नौबी का मतलब होता है कि जब राजा के दरबार में अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे तो वहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए थे, ठीक है, और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का पार्ट शहनाई भी थी, यानी कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट का पार्ट थी शहनाई, यानी शहनाई को एक बहुत स्पेशल प्लेस राजा के दरबार में भी दी जाती थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, तो अभी रिसेंटली बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर शादियों में या मंदिरों में किया गया। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को और हायर लेवल पे ले जाने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो किसको जाता है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, जिनकी स्टोरी हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार। तो बात है जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के हुआ करते थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे। गिल्ली डंडा इज़ अ सॉर्ट ऑफ गेम। वो गिल्ली डंडा खेलते थे नदी के किनारे, और वो कहाँ पर खेलते थे ये गिल्ली डंडा, बिहार की एक जगह है डुमराव जहाँ पर उनका पालन पोषण, जहाँ पर उनका जन्म हुआ होगा। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल to sing the भोजपुरी चायता। तो वो क्या करते थे बिस्मिल्लाह खान, वहाँ पर पास में एक टेम्पल था, हालांकि बिस्मिल्लाह खान मुसलमान हैं, मुस्लिम होने के बावजूद भी ये पास के एक बिहारी जी टेम्पल पे जाते थे और वहाँ पर वो भोजपुरी में एक गाना गाते थे जिसका नाम था चैता।
at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.52 kg, a prize given by the local महाराजा। और जिसको चैता को गाने के बाद उनको एक अवार्ड मिलता था, एक प्राइज़ मिलता था फॉर अ प्रेज, और वो प्राइज़ क्या होता था 1.25 kg का लड्डू, इतना बड़ा लड्डू उनको मिलता था, इतना भारी सा। दिस हैपेंड 80 years ago, तो ये बात 80 साल पुरानी है। द लिटिल बॉय हैड ट्रैवल्ड फार टू अर्निंग द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खान ने अपना सफ़र किस तरीके से तय किया है। एक 1.25 kg के लड्डू से उनका सफ़र कहाँ पहुँच गया, उनका सफ़र पहुँच गया भारत रत्न तक। यानी इतना लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है सक्सेस का। तो सक्सेस की डेफिनेशन लोगों के लिए अलग अलग होती है और रास्ता भी अलग अलग होता है। तो बिस्मिल्लाह खान का रास्ता बहुत लंबा था। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, तो 21 मार्च 1916 में इनका जन्म होता है। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, तो ये बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में बड़े बड़े गायकों के परिवार से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हमको ये भी समझ में आता है कि हो सकता है बिस्मिल्लाह खान के पास ये जो म्यूज़िक की जो एक पावर है, ये जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं इनहेरिटेड है, उनके परिवार से उनको मिली है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज अ शहनाई नवाज एट भोजपुरी किंग्स कोर्ट, तो जो इसके दादाजी थे, बिस्मिल्लाह खान के दादाजी थे रसूल बख्श खान, ये नवाब ये जो थे भोजपुरी किंग, मतलब एक वहाँ के राजा हुआ करते थे, उनके कोर्ट में वो शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो अ ग्रेट शहनाई प्लेयर, तो इनके इधर पापा के साइड में, पिताजी के साइड में ज़्यादातर लोग जो थे शहनाई प्ले किया करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, तो ये जो छोटे से हम लोग बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह खान की, तो जब वो छोटे थे तो उन्होंने बहुत छोटी उम्र से म्यूज़िक को अपनी लाइफ में एंटर करा दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, तो बात है कि जब वो छोटे से थे 3 साल के, और इनकी मम्मी इनको अपने भाई के घर ले गई होंगी, शायद ये अपने मामा के घर गए थे, और इनके मामा का घर था बनारस में, वाराणसी में। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिसिंग द शहनाई, और बिस्मिल्लाह फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, वो एकदम अट्रैक्ट हो जाते थे जब वो अपने मामा जी को शहनाई बजाते हुए देखते थे। सून बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle Ali Baksh to Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई। और जल्द ही इतना ज़्यादा अट्रैक्ट, इतना ज़्यादा फैसिनेट होने के बाद में ये जो बिस्मिल्लाह खान है, इन्होंने अपने मामा जी के साथ में जाना शुरू कर दिया। कहाँ जाते थे ये लोग? विष्णु टेम्पल। क्यों? क्योंकि विष्णु टेम्पल पे इसके जो मामा हैं, बिस्मिल्लाह खान के मामा अली बख्श जो हैं, वो वहाँ पर शहनाई बजाने के लिए काम करते थे, तो ये भी अपने मामा के साथ वहाँ पहुँच जाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटिंग फॉर आवर्स ऑन एंड, तो वहाँ पर अली बख्श शहनाई बजाते रहते थे और बिस्मिल्लाह खान जो है, कैप्टिवेटिंग का मतलब यहाँ पर है कि एक तरीके से अट्रैक्ट होकर, कैप्टिवेटेड का मतलब अट्रैक्टेड, इतनी ज़्यादा उनको ये शहनाई पसंद आ गई थी कि वो एकदम अट्रैक्टेड होकर घंटों तक अपने मामा को सुनते रहते थे और उनको देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग द लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और जल्द ही उन्होंने अपने मामा के साथ में उसे सीखना शुरू कर दिया और पूरे पूरे दिन उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, और जल्द ही क्या हुआ कि ये जो एक अप्रेंटिस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भी एक्सपर्ट नहीं हुआ है, ट्रेनिंग ले रहा है, यानी कि एक ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति है ना, एक ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्ति को हम कह सकते हैं अप्रेंटिस। तो ट्रेनिंग लेने वाले ये जो नए नए अभी एक लड़के हैं, बिस्मिल्लाह खान, अभी छोटे हैं और उनको एक्सपर्टाइज नहीं हो चुके हैं उसमें, लेकिन अभी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनकी फेवरेट जगह बन गई है कौन सी? बालाजी, मंगला मैया और गंगा के घाट पे जाकर वो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर, और उनका ये फेवरेट हॉन्ट है ना। फेवरेट हॉन्ट का मतलब है कि हॉन्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप दिन भर में कई बार विजिट करते हो क्योंकि आपको वो जगह बहुत अच्छी लगती है ना। प्लेस वेयर यू विजिट मैनी टाइम्स अ डे, उसे कहते हैं हॉन्ट। तो उनका फेवरेट हॉन्ट बन चुका है ये तीनों प्लेस, बालाजी, मंगला मैया और बैंक ऑफ गंगा। वहाँ जाकर वो सॉलिट्यूड का मतलब होता है ऑल अलोन, अकेले, एकांत में अकेले
है ना, अलोन जाकर वहाँ पर वो अपनी शहनाई को प्रैक्टिस करते हैं. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise the invent ragas that were earlier considered to be the beyond the range of शहनाई. और जो बहती हुई गंगा का पानी है वो बिस्मिल्लाह खां को इंस्पायर करता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि उन्होंने बहुत नई नई राग भी इंट्रोड्यूस कर दी, इन्वेंट कर दी, नई नई राग की भी खोज कर ली है. और अब ऐसी ऐसी राग वो बजाने लगे हैं जिसको पहले कहा जाता था कि शहनाई में ये राग बजाई ही नहीं जा सकती. यानी कि शहनाई को आगे बढ़ाने का कहीं ना कहीं काम बिस्मिल्लाह खां ने किया है. एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 ईयर्स के थे, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. तो जब वो 14 साल के थे, तो वो अपने अंकल के साथ में बिस्मिल्लाह खां अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. तो उन्होंने अपने अंकल को इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में साथ में उनके गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल का मतलब है यहाँ पर परफॉर्मेंस. तो रिसाइटल का मतलब क्या है? एक तरीके से किसी परफॉर्मेंस को देना. तो जब वो अपना परफॉर्म कर रहे थे, परफॉर्मेंस के एंड में उस्ताद फैयाज़ खान, वहाँ पर एक व्यक्ति है उस्ताद फैयाज़ खान, पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड. तो उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई. पैटेड यानी थपथपाना. उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. तुम मेहनत करो और तुम जो हो, यू विल मेक इट का मतलब ये है कि तुम ज़रूर इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द अर्ली ऑल इंडिया रेडियो इन द लखनऊ 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ कि बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां को एक बहुत बड़ा चांस मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो. और वहाँ पर इनको काम मिल गया और बहुत ऑफन हर्ड यानी आराम से, अक्सर कई बार बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को उस ऑल इंडिया रेडियो पे सुना जा सकता था. When India gained independence on 15th August 1947, तो जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और ये अपॉर्चुनिटी थी कि अपने देश को ग्रीट करना, आज़ादी की शुभकामनाएं देना अपनी शहनाई के साथ. कहते हैं ना कि शहनाई हमेशा किसी शुभ अवसर पे बजाई जाती है या उसकी म्यूज़िक को बहुत शुभ माना जाता है. तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इससे ज़्यादा शुभ अवसर कोई हो ही नहीं सकता था. तो इसीलिए उस समय इनसे शहनाई बजवाई गई. ही पोर्ड हिज हार्ट इनटू द राग काफ़ी. अब आप एक बात और ध्यान रखिए कि जो राग उस समय बजाई गई थी उसका नाम था काफ़ी. तो राग काफ़ी उन्होंने बजाई फ्रॉम द रेड फोर्ट टू द ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो वहाँ पर उन्होंने अपनी ये राग बजाई और वहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस मौजूद थे, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पर मौजूद थे. Who later gave his famous Try Rest with Destiny speech. उन्होंने एक बहुत फेमस स्पीच भी वहाँ पे दी है. स्पीच के बारे में आप नेट पे जाकर सर्च करिएगा. ट्राई रेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो थी बहुत फेमस हुई थी और वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने इतनी फेमस स्पीच भी दी थी. बिस्मिल्लाह खान वॉज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो बिस्मिल्लाह खान जाने जाते हैं बहुत अच्छी मेमोरेबल परफॉर्मेंस देने के लिए, सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप वॉज टू अफ़गानिस्तान. तो उनकी जो पहली ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान की थी. वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन द मास्ट्रोज ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट. तो वहाँ के जो किंग थे ज़ाहिर शाह, वो इतने ज़्यादा टेकन बाय मतलब इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे इनकी शहनाई की आवाज़ से कि उसको यादगार बनाने के लिए उन्होंने उनको बहुत प्राइसलेस मतलब एक ऐसी ऐसी चीज़ें दी, यादगार चीज़ें दी, जैसे कि पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सुविनर्स भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं मेमोरी के लिए यादगार एक मोमेंटो कह सकते हो आप दिया जाता है. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड बाई बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो इनकी म्यूज़िक से अट्रैक्ट हुए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग द बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. तो यहाँ तक कि विजय भट्ट यानी कि हमारे बॉलीवुड में भी शहनाई के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, जैसे कि विजय भट्ट ने
जब इनको फर्स्ट टाइम सुना तो उनको लगा कि एक पिक्चर बनानी चाहिए, और उन्होंने जो पिक्चर बनाई उसका नाम रखा गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट एंड द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी द नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो पिक्चर सुपर हिट थी, और बिस्मिल्लाह खान के द्वारा जो बजाई गई शहनाई थी, दिल का खिलौना है टूट गया, ये एक सॉन्ग है जो उन्होंने वहाँ पर प्ले किया था, उसमें शहनाई प्ले की गई थी। वो चार्ट बस्टर था, यानी रिकॉर्ड ब्रेकर था, उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। डिस्पाइट दिस द ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। हालांकि इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान ने पिक्चरों की लाइन में ज़्यादा एंटर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 2 ही मूवीज़ में अपनी शहनाई प्ले की है, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपन्ना। तो यहाँ पर 2 ही पिक्चरें हैं जिसमें बिस्मिल्लाह खान ने परफॉर्म किया है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। एम्फेसिस मतलब होता है जोर डाल के, तो जोर डाल के कहते हैं वो कि मेरी जो शहनाई है वो इतनी ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी हुई है कि मुझे दिखावे या शो ऑफ में शहनाई को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उनकी पिक्चरें सुपरहिट थी। अवार्ड्स द रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट, तो उनको बहुत ज़्यादा पहचान मिली और बहुत सारे अवार्ड भी मिले। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। तो उनको अमेरिका में भी बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए, और ये ऐसे इनवाइट किए जाने वाले पहले भारतीय भी बने थे। He also took part in the World Exposition in Montreal, in Cannes at Art Festival and Osaka Trade Fair। यानी हमको यहाँ पे बताया जा रहा है कि USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कई देशों में भी उन्होंने परफॉर्म किया है। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him। इतने ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस होने की वजह से तेहरान, जो कि ईरान में है, तो तेहरान की एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है उस ऑडिटोरियम का? तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ऑडिटोरियम का नाम ही वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रख दिया गया। नेशन अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वाज कॉन्फर्ड टू हिम। तो 3 तरह के अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों तरह के अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं, कॉन्फर्ड टू हिम, राइट। इन 2001 की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो 2001 का ही वो साल है जब बिस्मिल्लाह खान को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि है द भारत रत्न, विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। तो कोवेटेड मतलब होता है यहाँ पर कोवेटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा रखते थे वो, कहीं ना कहीं उनका बहुत किसी को भी इच्छा होगी कितना बड़ा अवार्ड मिले। तो जब वो अवार्ड उनको मिला, हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड। वो कहते हैं कि उनकी आँख और उनके दिल में इतनी ऐसी खुशी थी जो बहुत कम ही उन्होंने महसूस की है। ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टू टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। तो वो क्या बोले उस दिन, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ तक कि वेस्ट के लोग जो हैं, विदेशी लोग भी हमारी म्यूज़िक के ट्रेडिशंस को सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world। तो उनके हिसाब से पूरी दुनिया वो घूम कर आ गए, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो जगह सुंदर लगी, पसंद आई, वो एक तो बनारस है और दूसरा है डुमराव, जो कि बिहार का है, जहाँ पर उनका बचपन बीता है, और जहाँ पर डुमराव में उनका बचपन बीता है और बनारस में उन्होंने म्यूज़िक को स्टार्ट किया था। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in USA। इनके एक स्टूडेंट ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोल दीजिए, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। और उसने ये भी वादा किया कि वो यूएसए में पूरा बनारस का माहौल बना देगा।
बाय रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कॉपी करना या डुप्लीकेट, कॉपी करेगा वो द टेम्पल्स देयर, यानी बनारस के मंदिर जैसे बने हुए हैं वैसे ही मंदिर वो यूएसए में भी बना देगा, बशर्ते बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर शहनाई स्कूल खोल दें। कहाँ पर? यूएसए में। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब यानी कि बिस्मिल्लाह खान क्या जवाब देते हैं कि क्या तुम गंगा को भी ले आओगे यहाँ? मंदिर तो तुम बना लोगे पर गंगा से भी मेरा एक बहुत प्यारा अटैचमेंट है, क्या तुम गंगा को ले आओगे? लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि जब भी वो विदेश में होते थे, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। यर्निंग का मतलब है डिज़ायर, तो उनके अंदर एक दिली इच्छा होती थी कि मैं हिंदुस्तान वापस जाऊँ और हिंदुस्तान को देखूँ। वाइल इन मुंबई, और जब वो मुंबई में होते थे, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, वो सिर्फ बनारस के बारे में सोचते थे, एंड द होली गंगा, और वो चाहते थे कि वो एक बार गंगा के पास चले जाएं। एंड वाइल इन बनारस, और जब वो बनारस में होते थे, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव, तो मैं जो हूँ डुमराव को याद करता था और डुमराव में मिलने वाले मट्ठे को याद करता था। राइट तो यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है जो इतनी रिच है उसका एक एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह खान सेट करते हैं। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट द डिवोट मुस्लिम लाइक हिम। डिवोट का मतलब होता है बहुत डेडिकेटेड, वो एक बहुत डेडिकेटेड मुस्लिम थे, वो बहुत डेडिकेटेड मुस्लिम थे और वो मुस्लिम ट्रेडिशंस को पूरी तरह से पूरे दिल से मानते थे। कैन वेरी नेचुरली प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम ट्रेडिशन को, अपने रिलीजन को मानते नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा मानते थे। इसके बावजूद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई प्ले करते थे हर सुबह। तो यहाँ पर बात किसी भी रिलीजन की नहीं है, यहाँ पर बात है इंडिया के कल्चर की और इंडिया के ट्रेडिशन की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो लंबी बीमारी के बाद जब वो 90 ईयर्स के थे तो 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिक्लेयर वन डे अ नेशनल मॉर्निंग। मतलब कि एक दिन का दुख और नेशनल मतलब पूरे देश के लिए दुख मनाया गया था उस दिन, और इस तरीके से उनको ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि दी गई थी। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर के एंड में पहुँचते हैं जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि बिस्मिल्लाह खान जो हैं किस तरीके से अपने इंडियन कल्चर से इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे और उन्होंने किस तरीके से शहनाई को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आने वाले कई चैप्टर्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे कि वो सब भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।